नमस्कार दोस्तों। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की कहानी चुटकी भर माटी। तो आइए सुनते हैं कहानी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर विमान का इंतजार करती जेनी ऊब चली थी। विमान और लेट होता जा रहा था। लोगों ने चेताया भी था कि इस एयरलाइंस से मत जाओ, लेकिन लखी सर ने इसी एयरलाइंस की सलाह दी। उसे लखी सर का वह कथन याद हो आया, तुम हमारा अपना देश का एयरलाइंस से जाना, इसका दो फायदा होएगा। एक, उसमें इंडियन ज़्यादा होगा तो तुमको सफ़र में ही इंडिया को समझने का मौका मिल जाएगा। दूसरा फायदा, लेट लतीफ़ी झेलने का आदत पड़ जाएगा। कहते चेहरे पर मुस्कान डोल उठी थी। उस कहन में औरों की तरह इंडिया को लेकर कोई तंज नहीं था। एक गुली गुली सा अपनापन था। लोग कुछ भी बोले, लेकिन हमारा इंडिया का जवाब ना आए। हमारा देश का माटी माटी ना आए, चंदन माफिक है। तभी तो कहता मैं, सबको इंडिया जाना चाहिए। हमारा इंडिया माफिक कोई कंट्री ना आए। जेनी ने देखा लखी सर की आंखों में पल भर को एक चमक उभरी और तत्काल बुझ गई। और मैं कितना अभागा, अपना देश छोड़ के, और यहाँ सोचता मन अतीत को याद कर अकुला सा उठा। आंखों में नमी सी छलक आई। फिर, जेनी, मेरा देश में गुरु दक्षिणा देने का चलन है। तुम मेरा खातिर बाबू से माटी मांग के लाना, चुटकी भर माटी। वही मेरा गुरु दक्षिणा होएगा। लाएगी ना तुम? यस सर, मैं लाएगी तुम्हारा गुरु दक्षिणा। तुम्हारा लिए लाएगी चौथकी भर माटी। मैं जाएगी, जरूर जाएगी तुम्हारा गांव। जेनी ने आश्वस्त किया। एक बात और, कहा। फिर कुछ देर खामोशी रही। फिर, तुम मांदरी से जरूर मिलना। जेनी ने देखा मांदरी को याद कर लखी सर की आंखों में लाल डोरे लहक उठे। अब उनके होंठ तो खामोश थे, मगर आंखें आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। जेनी ने उनके मुख से यह नाम कभी नहीं सुना था। यही नाम नहीं, उसने तो कोई भी नाम नहीं सुना था। जाने क्या बात थी कि वो कभी अपने गांव और अपने लोगों का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन कभी कभी अपने कमरे में बंद हो जाते। फिर आर्ट सेंटर मांदर की थाप से भर उठता। तब मार्गरेट बहुत नाराज होती। उसे लखी सर का यूं भावुक होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उनका अतीत उन्हें अपने घेरे में घेर ले। लेकिन अतीत, उससे मुक्त हो पाना कब संभव हुआ है? सो वह अक्सर लखी सर के सामने आ खड़ा होता और उनकी आंखें नम हो उठती। फिर तो मांदर ही एकमात्र उनका सहारा होता और वो मांदर की थाप में अपने को डुबो देते। फिर जब बाहर आते तो एकदम लस्त पस्त, मानो किसी यातना गृह से बाहर आए हों। लेकिन वहां उनकी उस यातना से किसी को कोई सरोकार ही कहाँ था। बस जेनी ही थी जो उनकी व्यथा से अकुला उठती। सो उसकी हमदर्दी से लखी का मन भी खुलने लगा। और आज आज तो, जेनी, मांदरी तुम्हारी माँ है, गुरु माँ, कहा। फिर शब्द छितरा गए और देर तक खामोशी ही डोलती रही। फिर बहुत देर बाद छितराए शब्दों को बटोरा और, तुम मेरा तरफ से माफ़ी मांगना, उसका माफ़ी बिना मैं जी नहीं सकेगा। कहती आंखें और मन दोनों छलक उठे। आज लखी ने जेनी के सामने अपने मन का वह कपाट खोल दिया जिस पर अब तक ताला जड़ रखा था। जेनी को विदा कर लौटते लखी की गाड़ी घड़वा आर्ट सेंटर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मन के पैर तो पीछे मुड़ चले थे। सो मन 30 साल का फासला तय कर जा पहुंचा अपने गांव, हांदापाड़ा, लखमा का गांव। साल वृक्षों से घिरा एक सुंदर द्वीप ही था उसका गांव। जंगल तो सुंदर था ही, मगर उस हरित द्वीप को और भी सुंदर बनाता था वह जलप्रपात, जो उसके गांव ही नहीं पूरे दंडक वन की शान था। उसकी फेनिल धाराएं, उन धाराओं पर मंडराते वो बादल, उस सौंदर्य की तो कोई मिसाल ही नहीं थी। बारिश के मौसम में तो उसकी छवि देखते ही बनती थी,
लगता आसमान से धरती तक जल का एक खूबसूरत वितान सा तना हो। उसे देख लखमा का मन पुलक उठता। पहाड़ की चोटी से छलांगती धाराओं को देख उसे लगता मानो वे मांदरी नृत्य कर रही हों। उन्हीं धाराओं संग अटखेलियां करता था उसका जीवन। तब उसके जीवन में जंगल थे, नदी थी और थी मिट्टी। वह मिट्टी जिसमें थी नेह की नमी। उसी नेह में तो पगा था उसका परिवार। परिवार जिसमें उसकी यायो मतलब माँ थी, बाबो यानी पिता थे, एक भाई था और थी उसकी मांदरी। यायो अपने अचरा के खूंट में उसके सारे दुख गठिया लेती और बाबो उनकी छाया में ही तो पनपी थी उसकी कला। वह कला जो पूरे बस्तर की पहचान थी। घड़वा कला मतलब टेराकोटा की एक एक बारीकी, उसके एक एक रग रेशे को समझाया करते थे बाबू। वो बताते कि खांचा बांधने के लिए लता के किस हिस्से को लेने से खांचे का आकार सुंदर उठान लेता है। वो कहते, देख बेटा, एक बात गठिया ले, जितना सुंदर खांचा बनेगा मूरत भी उतना सुंदर बनेगा। उसने उनकी वह सीख गांठ बांध ली। तभी तो उसकी कला हांडापाड़ा को लांग भोपाल और दिल्ली जा पहुंची थी। भारत भवन और कला निकेतन ने उसे कला गुरु बनने का न्योता भी दिया था, मगर अपने बस्तर से उसका जुड़ाव इतना गहरा था कि उसने वह न्योता ठुकरा दिया। एक छोटा भाई भी था, भीखमा। उसके बिना तो उसकी कला अधूरी ही थी। वो तो उसका दायां हाथ ही था। और मांदरी की तो बात ही और थी। आंच में तपे तांबे सी देह और मांदर सी ठनकती आवाज। यह एक संयोग ही था कि उसका नाम मांदरी था और पहली बार वह उसे मांदरी नाच में मिली थी। लखमा ने मांदर की ताल से कदम मिलाती अल्हड़ मांदरी को देखा तो देखता ही रह गया। उसका मन किया कि वह भी नाच में शामिल हो जाए, मगर वह मांदरी नृत्य था। उसमें लड़कों के लिए मांदर बजाना जरूरी था और उसके पास मांदर तो था ही नहीं। मांदर के बिना नृत्य में शामिल होना तो संभव ही नहीं था। सो वह इंतजार करने लगा कि कब नाच खत्म, और मगर नाच का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा था। मांदरी खत्म होते ही रेला नाच शुरू हो गया। रे रेला आयो रे, रेला आ, ढोंडरा ना दिब्बा, लोने बछिंद्रे गाली बाना। रे रेला आ, रेला रेला रे रेला। यह एक वर्षा गीत था। सो जंगल की धारासार बारिश की छमक मोटियारिनों के कदमों में उतर आई। रेला नाच के बाद चेलक और मोटियारिनों, युवक और युवतियों ने एक प्रणय गीत छेड़ दिया। फिर तो उनकी भंगिमाएं बदलने लगीं। छेड़छाड़ वाले इस गीत ने उसके भीतर तूफान सा उठा दिया और उसका मन बेकाबू सा हो उठा। मगर मांदरी उसके मन से बेखबर मस्ती में झूम रही थी। फिर गीत में नई नई कड़ियां जुड़ने लगीं और उसके इंतजार की घड़ियां और लंबी होती चली गईं। फिर भी वह हताश नहीं हुआ। उसने तो ठान लिया था कि कैसे भी हो आज बात तो करनी ही है। सो नाच खत्म होते ही उसके सामने जा खड़ा हुआ। ए सुन, हमारा नाम लखमा, तुम्हारा नाम? काहे? नाम जान के क्या करेगा? मांदरी ने उसे थहाती नजरों से देखा। ऐसेच जान पहचान करने को। मेरे को नहीं करने का जान पहचान, कहा और उस ओर चल पड़ी जिधर टिकुली, फुंदरी और कंघी वाले पसरे थे। लखमा को ऐसे रूखे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सो कुछ देर अचकचाया सा खड़ा रहा। फिर ऐसे तो काम नहीं चलने का सोचा और चल पड़ा उसी ओर। एक पसरे पर बस्तरिया कंघी दिखी तो रुककर मोलियाने लगा। यूं तो वह कंघी मोलिया रहा था, मगर उसके कान उस पसरे की ओर लगे थे जहां वह एक लाल फुंदरे को मोलिया रही थी। कुछ देर बाद उसने फुंदरे को रख दिया और आगे बढ़ गई। लखमा ने गौर किया, फुंदरा छोड़ते हुए उसके चेहरे पर उदासी उतर आई थी। वह तुरंत उस पसरे पर जा पहुंचा, बिना मोलियाए फुंदरा खरीद लिया। फिर अपनी पसंद की एक कंघी खरीदी। हमारा पुरखा लोग कितना अच्छा चलन चलाया कि बिना कुछ बोले
कंघी दे के मन का बात बता सकते। आज मैं भी उसको कंघी सोचते हुए रईचुली की ओर बढ़ चला, मतलब झूला की ओर बढ़ चला। रईचुली के इर्द गिर्द बहुत सी मोटियारनें अपनी पारी का इंतजार कर रही थीं। लखमा की नजरें उसे तलाशती रहीं। फिर तो उसे खोजते हुए पूरी मड़ई घूम आया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। उदास कदमों से वह अपने पसरे की ओर बढ़ा तो एकाएक मन लहक उठा। वह उसके पसरे पर खड़ी एक हिरण को निहारे जा रही थी। वह हिरण इतना जीवंत था कि लगता था मानो अभी कुलांचे भर उठेगा। कितना दाम? 25 टोंगा, पसरे पर बैठे लड़के ने कहा। बहुत दाम बोलता। दाम तो सही बोला, बनाने में बहुत मेहनत लगता ना। फिर भी बोल, तू कितना बोलती? आवाज सुन वह पलटी। तू यहाँ भी? और बोल तो ऐसे रहा जैसे तूने बनाया इसको। मैं बोलूं कि मैंने बनाया तो? कभी मुंह देखा अपना? नहीं ना। जा नदी में देख के आ। पलटकर जाने लगी तो लखमा ने बढ़कर राह रोक ली। विश्वास नहीं होता ना? चल शरत लग जाए, तू काल आना, मैं तेरा मुहूर्त बनाएगा। माधुरी ने उसे गौर से देखा। अच्छा, तो तू मेरा मुहूर्त बनाएगा? और फिक्स से हंस पड़ी। उस हंसी से फूटते उपहास ने उसे इस कदर तिलमिला दिया कि उसने उसकी बाह पकड़ ली। तू का सोचता मैं गप मारता? अब तो तेरे को जरूरे आना पड़ेगा। तेरे को बूढ़ा देव का क्रिया। मांदरी सोच में पड़ गई। बूढ़ा देव का क्रिया? उसके देव बूढ़ा देव? उनकी कसम कोई साधारण कसम तो नहीं थी। बोल, किधर आना है? वो उधर का जंगल में, नदी किनारे। अब उसकी आवाज में कुछ नरमी थी। मांदरी ने बुझे मन से हामी भर ली। बहुत हरियर और लचकीला कमचिल बनाना होगा, एकदम उसका देह माफिक। और डोरी का लता, उसको तो एकदम चेंबर होना चाहिए। एक बार लपटे तो फिर। रात भर यही सब सोचता रहा। बनने वाला खांचा साधारण तो था नहीं, सो बड़े बिहनिया निकल पड़ा। बसंत का मौसम, सारा जंगल फूलों से आच्छादित था। यूं तो वहां सभी रंग मौजूद थे, मगर नदी के किनारे लाल और पीले फूलों की बहार थी। सघन वन के खूब भीतर बहती नदी, साल और सागौन के शाखों पर झूलती लताएं उसके भीतर तक झुक आई थीं। लग रहा था जैसे वे अपनी अपनी सखी को रोककर कुछ बतियाना चाहती हूं। मगर नदी, वह तो इतनी उन्मत्त थी कि मानो सल्फी बस्तर का नशीला पेय पी के मता गई हो। सो उसकी उन्मत्त तरंगे एक ऊंची चट्टान से टकराकर जोर से उछलती और खिलखिलाकर लौट पड़ती। यहाँ ये चट्टान ऊपर ओ तिरछा होके बैठेगा तो हाँ, ये जगह सही रहेगा, सोचा। फिर जंगल के और भीतर जाकर लताओं के तने और बांस काटा। बांस की पतली पतली कमचिलें बनाई। अब उसे मांदरी का इंतजार था। रह रहकर उसकी नजरें पगडंडी पर जाती और निराश हो लौट आती। सूरज आसमान में चढ़ाया। जब वो दहक मारने लगा तो शायद वो नहीं आएगा। मेरे को लगा बूढ़ा देव का क्रिया से वो फिर सोचा और उदास कदमों से लौट चला। अभी गांव की ओर मुड़ ही रहा था कि ए सुन, थोड़ी थम तो। पीछे से आती आवाज से बढ़ते कदम थमके। मुड़कर देखते ही मन भंवरे सा गुंजार उठा। सलमा सितारा वाली साड़ी में लिपटी मांदरी उसके करीब आ खड़ी हुई। भंवरे ने फिर गुंजार मारी, मगर उसने बरजा, अब भी नहीं, अब भी धीर धरने का। मेरे को देरी हो गया। वो महुआ बीनने गया था ना। देरीच नहीं, अब तो बहुत देरी हो गया। तू महुआ इधर भी तो बीन सकती ना। देख कितना रूख है इधर। उसने शब्दों में रुखाई भरी। हाउ, काल मैं इधर ही आएगी। वह जाने को पलटी तो भंवरे ने टोहका दिया। ऐसे जाने देगा क्या? रोक ना उसको और थोड़ी थम ना। चल, मैं आज तेरे को वो जगह दिखाता। जी हाँ, तेरे को आना। तू मेरे को जगह दिखाएगा? मैं जानती नहीं का। यही नदी संग खेल के मैं मोटियारी हुई है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला रे।
मैं जानता तू सब जगह को जानती। मैं तो तेरे को घड़वा के बारे में बताना मांगता, ताकि काल तू आए तो मैं मूरत। उसने अपने बचाव में कला की ओट ली। अच्छा ये बात है, चल फिर उधर ही चल, मेरे को वो जगह बहुते पसंद। तेरा नाम का रे? अब वह एकदम सहज हो गई। मड़ाई में बताया था ना, भुला गई। लखमा नाम है मेरा। तेरा नाम? मांदरी। मांदरी खुली तो बातें भी चल निकली। गांव घर परिवार समाज और घोटुल की बातें। घोटुल की बात चलते ही लखमा के मन में कौंधा, क्या ये घोटुल जाती है? घोटुल जाने वाली का अपना जोड़ी भी होता, क्या इसका भी जोड़ी? सोचती नजरों ने उसमें कुछ ठहाया। ऐसा लगता तो नहीं कि उसका मन किया पूछे, मगर नहीं आज पूछता। जब मेरा माया में बंध जाएगा तब पूछेगा। सुन, काल ऐसे मत आना, माने ये चकमक लुगरा पोलखा पहन के नहीं आना। फिर अपना जुन्ना बाना में आने का, बस्तरिया लुगरा में। कहना तो चाहता था कि पुराने जमाने की तरह बिना पोलखा के आना, लेकिन उसका मड़ई वाला वह तेवर याद हो आया, सो कहा नहीं। लखमा को कल का इंतजार था। जैसे 30 दिन बीता, रात आई। वासंती मौसम था, उस पर पुन्नी मतलब पूनम की रात। विकलता चरम लांघ गई तो बाहर निकल आया। जंगल डोंगरी रूख राई सब चांदनी में नहाए हुए थे। उसे पूनम की रात बहुत भाती थी, मगर उस रात कुछ नहीं भा रहा था। उसे तो बस रात के चले जाने का इंतजार था, मगर रात अनचाहे मेहमान सी ठहरी हुई थी। वह अपनी खोली में चला गया। नींद तो नहीं ही आनी थी, सो कभी इस करवट तो कभी उस करवट करते लखमा को मुर्गे के उस बांग ने राहत दी जो उसे पसंद ही नहीं थी। पहले मुर्गा जब भी बांगता, उसका मन करता जाकर उसकी गर्दन ही मरोड़ दे, मगर उस रात कुकड़ू कू का स्वर उसे कोयल की कूक सा लगा। उसे सुनते ही वह झोपड़ी से बाहर आ गया। आकाश की ओर नजरें उठी, मगर उसने चांद को न देख सुख तारा को देखा। उसे चमकते देख तसल्ली सी हुई। अपनी उपेक्षा देख चांद ने उलाहना दिया। अच्छा, अपना मया के चंदा खातिर तू मेरे को भी भुला दिया? नहीं रे, ऐसा नहीं है। तेरे को कैसे भूलेगा मैं? अगला पुन्नी को मैं अपना चंदा संग तेरे छांव में रहेगा, पक्का। अरे लखमा, तू अकेला क्या बड़बड़ करता है? कुछ नहीं। बाबू की आवाज सुन लखमा हड़बड़ा सा गया। अब भी बिहान नहीं हुआ, जा सुत जा। बाबू, मेरे को थोड़ा बाहर जाने मतलब सोच जाने जैसा लगता, मैं होके आता। उसने बहाना बनाया और चल पड़ा जंगल की ओर। महुए का रसीला मौसम था। फिजा टपकते महुओं की मादकता से सराबोर थी। कोई और समय होता तो वह रुककर रस भरे महुए का रस लेता, मगर उस दिन तो महुए से भी गहरी मादकता का इंतजार था। सो सीधे नदी किनारे जा पहुंचा। कल वाली कमचिल और लताएं रखी थीं। मांदरी का मुहूर्त खातिर तो ताजा कमचिल चाहिए, एकदम हरियर, बिल्कुल उसका देह माफिक। सोचा और ताजी कमचिल बना लाया। जंगल के और भीतर जाकर ताजी लताएं भी तोड़ लाया। इंतजार के पल जब और आकुल हुए तो नदी में कूद पड़ा और विपरीत दिशा में तैरने लगा। उफनती लहरें उसे अपने संग बहा लेने को जोर मार रही थी, मगर वह उसके जोर को अपने बाजुओं में भर उसके भीतर धंसता जा रहा था। देर तक उसके संग अटखेलियां करने के बाद बाहर आया। देखा मांदरी सामने थी, बिल्कुल उसकी चाहत की तस्वीर बनी। पोलखा रहित बस्तरिया लुगरा ने बेला डीला की चोटियों जैसे उसके उभार को और उभार दिया था। उसकी नजरें उन चोटियों पर ठहर जाना चाहती थीं, मगर उसने उन्हें संभाला और अरे तू कब आया? बेरा हुआ आके। मेरे को बुलाया काहे नहीं? तू नहाने में मस्त था तो। तू तो एकदमेच बही मतलब पगली है रे। चल उधर वो पत्थर पे चलते हैं। वह चट्टान की ओर बढ़ चला। तू ऐसे च रहेगा? मादरी ने कहा तो उसे याद आया,
वह अब तक लंगोटी में ही है। तेरे को देखा तो सब भुला गया, मैं बस अब भी आया। मूर्ति बनाने के लिए उसने माधुरी को उस चट्टान पर कुछ इस तरह लिटाया कि उसकी भंगिमा इतनी मोहक हो उठी कि वह देर तक अपलक निहारता ही रहा। का रे, ऐसा का देखता? माधुरी ने टोका तब होश आया। फिर उसने हरी कमचिल को उसी कोण में झुकाया जिस कोण में वह लेटी हुई थी। कमचिलों को लता डोर से बांध उसका खांचा बनाने में जुट गया। फिर तो कब दिन चढ़ा कब शाम आई उसे पता ही नहीं चला। शाम गहराने लगी तब माधुरी ने टोका, रात भर इधर ही रहने का है का? अरे, मेरे को टेम का तो पता नहीं लगा। उसने खांचे को झाड़ियों के पीछे छिपाया और दोनों चल पड़े। काल भी ऐसे आने का है का? हो, जब तलक मुहूर्त पूरा नहीं होता ऐसे जाने का। माधुरी के मुख पर चिंता की झाई देख, काहे, कोनो बात है का? नहीं, बात तो नहीं है। फिर आज यायो पूछा कि मैं ऐसा जुन्ना चलन का लुगरा पहिर के कहाँ जाती। फिर मैं क्या बोलता? बोला ऐसे मन किया तो। फिर तब मुश्किल होगा। तू ऐसा करना, काल ये लुगरा को संग लेके आना, यहाँ आके पहिर लेना। हाओ, मैं लुगरा संग लाएगी। माधुरी लुगरा और मालाएं साथ लेकर आने लगी। तिरछे होके लेटने से मालाएं अक्सर उलझ जाती। लखमा उन्हें सुलझाता। ये क्षण बहुत नजदीकी क्षण होते, इतने नजदीकी कि माधुरी की गमकती देह और उसकी गर्म सांसें उसके भीतर उतरने लगती। इन क्षणों में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता और उसका मन भटक भटक जाता, मगर वह अपने मन को बरबस रोकता। वह महसूस रहा था इन क्षणों में अब माधुरी की चाहत भी होती कि फिर भी उसे उसकी पहल का इंतजार था। काल से नहीं आने से भी चलेगा, बस इसको थोड़ी सुंदराना तो बाकी है, मैं कर लेगा। खांचा पूरा होने की बात सुन पलांश भर माधुरी के मुख पर उदासी की झाई सी उतर आई। फिर भी उसने लखमा को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे उसके मन की थाह लगती। लखमा का मन दरक गया। हर दिन की तरह वे उस दिन भी अपने अपने मोड़ मुड़ गए। बीते दिनों में लखमा की रातें सपनों से भरी होती। पुआल पर लेटते ही सपने आंखों में धमा चौकड़ी मचाने लगते, मगर उस रात सारे सपने गुमसुम से दुबके हुए थे। मुर्गे ने बांग देकर बिहान होने की सूचना दी, फिर भी वह लेटा ही रहा। जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर अनमना सा उठा और चल पड़ा। खांचा नदी के किनारे पड़ा था। पिछली शाम खांचा झाड़ी में छिपाना भूल गया था। लखमा उसके पास जा बैठा, उसे देर तक यूं ही निहारता रहा। ये तो कतना सुंदर दिखता तू। लखमा की नजरें मुड़ी उठी और उसके मुंह पर जा ठहरी। सूरज की सुनहली किरणों ने उसके ग्रेनाइट रूप में पीताभ रंग भर दिया था। उस पर उसका तिरछा खोपा मतलब जूड़ा। लखमा को लगा जैसे वह दुल्हन हो, तेल हल्दी से झलमल झलमल करती दुल्हन। उसके मन में आया कि वह उसके जूड़े में वो कंघी खोंच दे। नहीं, अभी नहीं, सोचकर मन को रोक लिया। का रे, तेरे को का लगा मैं नहीं आएगी? कैसे नहीं आती मैं? जो काम शुरू किया उसको पूरा करना जरूरी होता कि नहीं? चल अब जल्दी से इसको पूरा कर दे, मैं लुगरा पहिर के आती। वह झाड़ी की ओर बढ़ी, फिर कुछ थमकी, पलटकर उसकी ओर कुछ ऐसे देखा कि लखमा ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। फिर हौले से उसे अपने और करीब ले उसके जूड़े में वो कंघी खोंच दी। कुछ देर निहारता रहा उसे, फिर उसके कान की लौ पर अपने होंठ रखे तो वह एक झपाटे से पलटी और नागिन से बल खाकर लिपट गई। फिर तो उस दिन उसकी मालाएं बार बार उलझती रहीं और लखमा उन्हें सुलझाता रहा। बेला डीला सी उसकी ऊंचाई और गहराई में डूबते उतराते दोपहर ढल गई। फिर दिन भी ढल गया। लखमा ने आसमान में इठलाते चांद को देखकर मिल्की मारी, मतलब आंख मारी, फिर अपने चांद की चांदनी में डूबता चला गया। खांचा बन गया। उसकी एक एक गढ़न में मांदरी थी।
जैसे वह खुद ही उसमें समा गई हो। वह जानती थी कि यह मूर्ति नहीं, मूर्ति का खांचा ही है। सो जानना चाहती थी कि अब आगे क्या होगा। तू खांचा तो बना लिया, अब मूर्त कैसे बनाएगा? थोड़ा दिन इसको यही रखेगा, फिर मैं इसको घर लेके जाएगा, इस पे छूही माटी लेप करेगा, फिर आग में पकाएगा, जैसा माटी का बर्तन पकाते ना वैसा, फिर इसको मड़ाई में बेच देगा। मांदरी की आंखें उदास हो आईं। नको, ऐसा कैसे बोला तू? तू मेरा करेजा है रे, तेरे को मैं बेचेगा? ना, ऐसा कभी नहीं होएगा। मैं तो इसके संग संग तेरे को भी अपना घर ले जाएगा, हरदी लेप के, समझा? कहते लखमा ने उसे अपनी बाहों में समो लिया। लखमा खांचा को घर ले गया, उस पर पीली मिट्टी की परतें चढ़ाईं, आंच में पकाकर उसे एक खूबसूरत मूर्त में ढाल दिया। मगर मांदरी, उसका इंतजार ही रह गया। लखमा की हल्दी नहीं चढ़ी उसकी देह पर, उसके हिस्से की हल्दी में चूना जो पड़ गया था। मार्गरेट नाम के चूने ने उसकी हल्दी का रंग ही बदल दिया, और लखमा का भी। फिर तो मांदरी की मूर्त सिर्फ बिकी ही नहीं, बाकायदा नीलाम भी हुई। मांदरी की वही मूर्त अब लंदन आर्ट गैलरी की शान थी, जहां लोग पाउंड देकर उसकी देह को छूते, निहारते और आगे बढ़ जाते। लखमा, वह अब बस्तर का लखमा नहीं, लखी साइमन था। यूके घड़वा आर्ट का प्रोपराइटर। पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, लेकिन सुकून नहीं था। सब कुछ पाने के बाद भी उसे लगता उसने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं वो मूर्ति संग बस्तर से लंदन आ गया, फिर मेरा देश, मेरा बस्तर और उसका माटी, वो माटी का माटीपन तो वहीं से छूट गया। मैं ही छोड़ आया सब। तब तो मेरा ऊपर नशा चढ़ा था। आज लगता धोखा दिया मैं, अपना देश को, अपना माटी को और मांदरी को। फिर तब तो मेरे को खाली मार्गेट दिखाई देता था। फिर अब तो वो सोचते लखमा की आंखों में पहले वाली मार्गरेट उतरने लगी। अपने दोस्तों के साथ भारत भ्रमण पर आई मार्गरेट को बस्तर का हांदावाड़ा और लखमा दोनों भाग गए थे, मगर लखमा का मन तो मांदरी में रचा बसा था। सो मार्गरेट के प्रणय निवेदन को नकार दिया उसने। लेकिन मार्गरेट तो मार्गरेट थी। वह जीवन को जीवन की तरह नहीं, जिद की तरह जीती थी। सो ठान लिया कि वह लखमा को हासिल करके रहेगी। इस जिद में उसका साथ दिया उसके पाउंड ने। गरीब आदिवासी परिवार जो रुपए के लिए तरसता था, उसके लिए तो पाउंड का सपना भी सपना था। मगर वही पाउंड जब हकीकत बन यायो की हथेली पर आ बिराजा, तो मार्गरेट ने अपना वॉलेट यायो की हथेली पर रख दिया। यायो बाबो खुशी से कुलक उठे। लखमा को मार्गरेट का यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन यायो बाबू तो राजी थे। सो फिर तो मार्गरेट ने उसके घर को अपना डेरा ही बना लिया। अब तो 24 घंटे का साथ था। सो कभी कला की बारीकी समझने के बहाने, तो कभी जंगल घूमते हुए वो करीब आने की कोशिश करती। लखमा उसकी जिद बन गया था। अपनी जिद के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को कटिबद्ध थी। सो उसने देह को हथियार बना लिया। वह जंगल के एकांत में कुछ ऐसा करती कि लखमा के लिए अपने को संभालना मुश्किल हो जाता। कहते हैं देह की आंच में लोहा भी गल जाता है। फिर लखमा तो पुरुष था। सो मार्गरेट ने मांदरी की हल्दी हथिया ली। यायो बाबो ब्याह के लिए राजी नहीं थे, मगर अब लखमा राजी था। सो बस्तरिया रीत रिवाज से ब्याह हुआ और लखमा की दुल्हन बन गई मार्गरेट। यह सब मार्गरेट के लिए एक थ्रिल था, लेकिन लखमा, वह तो मार्गरेट के रंग में इस कदर डूबा हुआ था कि अपनी माटी और मांदरी दोनों को छोड़ उसके देश चला गया। सुनकर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लखमा जैसा माटी का मितान, जिसने दिल्ली सरकार का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया था, वही लखमा अपना गांव ही नहीं, देश भी छोड़ गया। यायो बाबो के दुख का तो और छोड़ न रहा। वो उस क्षण को कोसते रहे
जब उन्होंने मार्गरेट को अपने घर में पनाह दी। मार्गरेट के देश जाकर लखमा का कितना कुछ बदल गया था। सबसे पहले बदला था मार्गरेट से उसका रिश्ता। अब वह पत्नी से मालकिन बन गई थी। लंदन आर्ट सेंटर मार्गरेट का था और लखमा उसमें काम करने वाला कामगर। मगर इसका एहसास कहाँ था उसे। वो जवान दिन थे, सो उन दिनों कुछ नहीं महसूसा उसने। मगर अब आंखों में उभरता है एक द्वार जो उसके दासत्व का प्रवेश द्वार था। बहुत खूबसूरत, जगर मगर करता द्वार, लेकिन भीतर रोशनी के आवरण में लिपटा था स्याह अंधेरा। इतना स्याह कि उसमें उसका बहुत कुछ बिला गया। उसका वह नाम जो उसके परिवार से नाभीनाल आबद्ध था, उसके बूढ़ा बाबो सखमा ने दिया था यह नाम। सो यह केवल नाम नहीं था, उसका अस्तित्व था, पहचान था उसकी। यहां आकर उसकी वही पहचान छिन गई थी। छिन गया था उसका अपना गांव जो उसके भीतर धड़कता था, और छिन गया था उसके हृदय का पानी, वह पानी जिससे उसकी कला की माटी नम होती थी। सो सूख कर दरकने लगी थी उसकी कला, और अब तो उस दरकन के भीतर करकन भी भरने लगी थी। सो वह करक लखी को हरदम बेचैन किए रहती। वह सोचता, मेरी माटी, मेरे बाबो और मेरी मांदरी ने मेरे को इतना कुछ दिया, मगर मैंने क्या दिया उनको? उनकी ही आह लगी है मेरे को। तभी तो यहां आने के बाद कुछ बड़ा रच नहीं पाया। उसका मन छटपटा रहा था कि वह एक बार, बस एक बार उनसे, वह उऋण होना चाहता था अपनी माटी के उस ऋण से जिसने उसे कुछ गढ़ना सिखाया था। यायो बाबो के स्नेह का तो कोई प्रतिदान ही नहीं था, लेकिन माफी तो मांग ही सकता था। और मांदरी, उसके साथ किए धोखे की कोई क्षमा थी ही नहीं। फिर भी वह चाहता था कि एक बार, बस एक बार उससे मिलकर, मगर उसे मालूम था उसके लिए यह मुमकिन नहीं। इसीलिए तो चाहता था कि जेनी इंडिया टूर के साथ ही उसके गांव भी जाए, मांदरी को उसकी मूरत की अनुकृति सौंप मांग लाए उससे बूंद भर पानी। लखी जेनी से कह सकता था कि वह मांदरी से उसकी ओर से क्षमा मांग ले, लेकिन उसने क्षमा की चाहना नहीं की। वह जानता था पानी का मर्म। सो उसने अपनी गुरु दक्षिणा में इसे ही मांगा, ताकि लौट सके उसकी कला की खोई नमी, लौट सके उसके भीतर का माटीपन। लखी सर, मांदरी माँ अभी भी तुम्हारा वेट करता? नो, हमारा लोग में औरत लोग वेट नहीं करता। हमारा उधर आदमी औरत सब बरोबर होता। कोई किसी का खातिर अपना जिंदगी खराब नहीं करता। फिर मेरा जैसा धोखा देने वाले का वेट काय को करेगा? अटेंशन प्लीज। बोर्डिंग की घोषणा से जेनी की तंद्रा टूटी और जेनी इंडियन एयरलाइंस के काउंटर की ओर बढ़ चली। इंडिया आकर जेनी विविध रंगी भारत के रंगों में खो ही गई। अब तक उसने सिर्फ एक त्रिवेणी के बारे में ही सुन रखा था, गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी। लेकिन यहाँ तो धर्म, दर्शन और कला की त्रिवेणी के समानांतर और भी न जाने कितनी कितनी त्रिवेणियां प्रवाहित थीं। सो वह पहले कहाँ जाए, यह तय कर पाना मुश्किल हुआ तो उसने भारत दर्शन की किताब ले ली। उसमें राजस्थान के सौंदर्य का इतना आकर्षक विवरण था कि वह राजस्थान की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर तो अकचक ही रह गई। वहां की फिजा में एक और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का शौर्य और त्याग था, तो दूसरी ओर प्रेम की पराकाष्ठा को छूती प्रेम कहानियां थीं। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी सुन जेनी को एक बार की विश्वास ही नहीं हुआ। कोई किसी को देखे बिना कैसे इतना प्रेम भी कर सकता है कि उसके लिए अपना राजपाट और पत्नी सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, और पद्मनी, उसका रतन सेन के लिए जौहर कर लेना। कोई किसी के लिए कैसे? दूसरी ओर मीरा का प्रेम, वह तो उसके लिए और भी अविश्वसनीय था। मीरा का प्रेम जिस उदात्त भाव भूमि पर था, उस तक तो उसकी कल्पना की भी पहुंच नहीं थी। वह वहां तक कभी पहुंचती ही नहीं,
यदि उसे हरि न मिलता। हरि ने उसे मीरा ही नहीं, राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में भी बताया। उसने इस्कॉन समुदाय से अपने जुड़ने और हैरिसन से लेकर हरि बन जाने की कथा भी सुनाई। फिर राधा कृष्ण और गोपियों की प्रेम पगी कहानी कुछ इस अंदाज में बयां की कि जैनी उसके साथ निकल पड़ी वृंदावन की ओर। वृंदावन अब वो वृंदावन नहीं था जिसे सूरदास ने रचा था, जहां कृष्ण राधा का मिलन महारास था और उनका बिछोह भ्रमर गीत। अब तो राधा कृष्ण का प्रेम भी एक बाजार था। उस बाजार में कृष्ण की पटकी और राधा की चोली थी। प्रेम अब आत्मा का नहीं, देह का वायस था। भोग बनकर रह गया था प्रेम। सो राधा कृष्ण का नाम अब आस्था नहीं, एक थ्रिल था जो लोगों की देह में अनोखी झंझनाहट भर रहा था। जैनी ने देखा एक गली में एक हरियल सैलाब उमड़ता जा रहा था। व्हाट इज दिस? टुडे हरियाली तीज, बिग फेस्टिवल, आनंद उत्सव। जैनी ने देखा उस आनंद उत्सव को जहां मस्ती का सैलाब अपने पूरे उफान पर था। नाच गान और उत्साह के साथ अध्यात्म की चाशनी में पगासा। उसका देश न होते हुए भी उसे अपने देश जैसा ही लगा। सो उसने दुकान से गोपी ड्रेस और पटकी खरीदी, राधा का वेश धरा और हरि का हाथ थाम उस सैलाब में समा गई। मंदिर को जाने वाली संकरी सी गली और उफनता जन सैलाब। जहां आदमी के हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी, वहां लोग एक दूसरे की देह से रगड़ खाते हुए भी नाचने में संलग्न थे। वहां स्पर्श को स्पर्श का कोई फर्क ही नहीं था। स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया था। मस्ती में डूबता उतराता समूह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। वहां पहुंचकर और भी लोग शामिल हो गए। पुजारियों और युवा कथावाचकों के नृत्य ने तो समा ही बांध दिया। रात भर नाच गान की मस्ती चलती रही। बीच बीच में प्रसादी और ठंडाई आती। लोग प्रसादी खाते, ठंडाई पीते और फिर नाचने लगते। जिस जोड़े की देह उफान मारती वह अपने ठिकाने का रुख करता। सो जैनी और हरि भी ठिकाने पर जा पहुंचे। फिर तो बस प्रेम था और थे वे। फिर यह रोज की चर्या ही बन गया। प्रेम की यमुना में अवगाहन करती जैनी को याद ही नहीं रहा कि उसे हांदापाड़ा भी जाना है। लखी इंतजार में था, सो उसकी नजरें हर पल उसके फोन के इंतजार में रहती। लेकिन इंतजार के दिन थे कि बिताए न बीतते। जब बहुत दिनों तक जैनी का फोन नहीं आया तो मैंने हांदापाड़ा का ठीक ठीक एड्रेस दिया था, गांव का मैप भी दिया था। पहुंचने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। फिर कहीं मेरा गांव, मेरा हांदापाड़ा चेंज तो नहीं हो गया। ये तो ग्लोबल विलेज का जमाना है, तो मेरा गांव भी तो बदल गया होगा। बेचारा जैनी गांव खोज खोज के परेशान होगा। मैं आज रात फोन करेगा। फिर मार्केट, वो तो मेरा संग रहेगा। फिर भी कैसा भी करके आज मैं फोन करेगा। सोचता लखी रात का इंतजार करने लगा। लेकिन रात तो जाने कहां अटक गई थी। लग रहा था जैसे उस दिन सूरज पूरब और पश्चिम के बीच में अड़ ही गया हो। लखी कभी मोबाइल में समय देखता तो कभी आसमान में। लंबे इंतजार के बाद रात के आने की आहट आई। लेकिन लखी अभी भी प्रतीक्षारत था। उसे प्रतीक्षा थी कि कब मार्गरेट रूम की लाइट ऑफ करे और वह जैनी को कॉल करे। बहुत देर बाद लाइट ऑफ हुई और लखी अपने बाथरूम में जा घुसा। झटपट जैनी का नंबर मिलाया। उसका फोन कवरेज एरिया से बाहर आया। कई बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। ये जैनी भी वहां जाके उहिचका हो गया। उसको याद भी नहीं कि मैं सोचकर खींच सी उठी। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरा बस्तर में नेटवर्क का टोटा हो यही होएगा। सोचा और जेनी को मैसेज किया। फिर नजरें बार बार मैसेज पर ब्लू टिक तलाशती रहीं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वाइन, भांग और प्रेम की मदहोशी में डूबी जैनी को ना अपना होश था और ना मोबाइल का। चढ़ती दोपहर उसका होश लौटा।
व्हाट्सएप पर लखी सर का नाम देख गुरु दक्षिणा वाली बात दिमाग में लौक उठी। पछतावा इतना हुआ कि उसने मैसेज का कोई जवाब ही नहीं दिया और अगले दिन अल सुबह हांदापाड़ा की ओर निकल पड़ी। मगर हांदापाड़ा बहुत करीब तो था नहीं, हजारों किलोमीटर दूर था। सो रायपुर तक ट्रेन से, फिर वहां से बाई रोड सफर कर आध रतिया में नारायणपुर पहुंची। हांदापाड़ा पहुंचना तो दिन में भी मुमकिन न था, फिर रात में तो नामुमकिन ही था। सो रात वहीं गुजारी। सुबह हांदापाड़ा के लिए सवारी तलाशी, लेकिन वहां तक सवारी कोई जाती ही न थी। सो कोई टैक्सी जाने को तैयार न थी। जैनी चकित। देश में विकास की गंगा बहा देने का दावा करने वाले लोगों के लिए हांदापाड़ा तो देश के नक्शे में कहीं था ही नहीं। सो एक नकार सा था हांदापाड़ा के लिए। बहुत मुश्किल से एक ऑटो वाला तैयार हुआ। रास्ता, किसी जमाने में वह सड़क बनी होगी, मगर अब उसका नामो निशान न था। सो गड्ढों को थहाता ऑटो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी इस कोशिश में बाधा डाल रही थी झाड़ियां, जो अपनी हदें फांद बीच सड़क तक बढ़ाई थी। ऑटो उससे बचता बचाता आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ लताएं चक्के से आ लिपटी। ऑटो की रफ्तार थम गई। घना जंगल, अनजान डगर और दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसे में दूर से आती सियार की आवाज उसे और भयकारी बना रही थी। जैनी ने कभी जंगल न देखे हों ऐसा नहीं था, लेकिन इतना घना जंगल जहां दिन में भी रात का साया हो, उसने कभी नहीं देखा था। ऊपर से सवारी भी ऑटो की, वह दोनों ओर से खुला था। सो किसी जानवर के आक्रमण से बच जाना तो नामुमकिन ही था। बस्तर के जंगल का भी अपना अलग ही मिजाज है। कभी वह ऐसा मृदुल राग छेड़ता है कि मन के कोमल तार झनक उठें, तो कभी इतनी जोर से सनसनाता है कि दिल ही दहल जाए। इस समय कुछ ऐसी ही सनसनाती सी हवा चल रही थी कि लग रहा था जैसे किसी भुतही फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो। ऑटो चालक तो अभ्यस्त था, सो वह चक्के में अर्जी लताएं निकालने में संलग्न था। लेकिन जैनी, सनसनाती हवा में उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे कभी किसी स्त्री का करुण विलाप सुनाई देता तो कभी अट्टहास। सो ढलान की ओर चलता दिन जैनी के मन में भय की लहरें उठाने लगा। ओड़ कितना देर लगेगा मैडम, ये बेल तो चक्का से नागिन माफिक लपट गया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा, डराने का कोनो बात नहीं है, मैं है ना। ऑटो चालक ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन जैनी का मन वह तो भय के चंगुल में अरझा हुआ था। वैसे कोई ईश्वर को याद करे न करे, लेकिन संकट में तो उसे ही याद करता है। सो जब भय ने अपनी जकड़ और बढ़ाई तो उसका हाथ अपनी चेन पर जा पहुंचा। क्रॉस हाथ में आते ही मन को एक सहारा सा मिला, लेकिन चौकन्नी नजरें हर आहट को टोहती रहीं। बहुत मशक्कत के बाद चक्के झाड़ियों से मुक्त हुए। हेडलाइट की पीली रोशनी से अंधेरे को थहाता ऑटो मंजिल की ओर बढ़ चला। लेकिन उस राह पर रफ्तार लेना आसान न था, और हांदापाड़ा पहुंचने से बहुत पहले वह राह भी एक पतली पगडंडी में विलीन हो गई। मैडम, गांव के भीतर ऑटो जाएगा नहीं, पैदल जाना होएगा। जंगल की बीहड़ राह, उस पर ऑटो की सवारी। देह की चूलें हिल गई थी, फिर भी मंजिल तक पहुंचना तो था ही। सो चल पड़ी। अंधेरी रात, अधरतिया का समय और खड़ी चढ़ाई। मोबाइल की छीण सी रोशनी में देर तक चलने के बाद जब गांव ने झलकी मारी तो ऑटो चालक ने पता पूछा। उसने लखी के पिता का नाम बताया। गांव में उसके घर तक पहुंचने के लिए वह नाम ही काफी था, लेकिन इस समय तो गांव सोया हुआ था। ऐसे में पता पूछते भी तो किससे? मैडम, कोनो और निशानी? मेरा मतलब कोनो रूख या के और कुछ? लखी सर ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं। वो तो बोला उसका फादर को सब जानता।
सोचती जेनी परेशान हो उठी कि अब क्या होगा। मैं तो लकी सर को सरप्राइज देना मांगता, मगर अब जेनी लकी से हुई अपनी बातचीत खंगालने लगी। देर तक सोचने के बाद एक सिरा पकड़ आया। वो हाउस का पास बोड़गढ़ का ट्री होता। बोड़गढ़ माने बोड़ रूख। वह समझ तो नहीं पाई कि बोड़ रूख माने बरगद है, फिर भी उसने हामी भर दी। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन घर दूर दूर छितरे हुए थे। गांव में तमाम पेड़ थे, हर घर पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन बरगद का पेड़ नहीं दिखा। अब वे गांव के आखिरी छोर पर थे। वहां से आगे और घना जंगल था। मैडम, अब इधर तो कोनो घर है नहीं, वापिस चलें? ओके, जेनी ने बुझे मन से कहा और दोनों लौट चले। ये तो सिटी चला जाएगा। और मैं, निराश जेनी तय नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करे। ऐसी अंधेरी और सन्नाटे भरी रात में यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी और यूं लौट जाने को मन तैयार न था। तभी एक झोपड़ी के पिछोत में एक आदमी दिखा। जेनी को जैसे परुआ धन मिल गया हो। हे मैन, उसे आवाज दी और तेजी से उस ओर लपकी। वह आदमी कुछ ठिठका, फिर झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जय जोहार तम्मू, ऑटो चालक ने अभिवादन किया। जय जोहार तम्मू। दोखमा साय का घर किधर है? यही घर है। फिर क्या काम है? ये मैडम, दूर देश आया तुम्हारा घर। हमारा घर? इसको बोलो हमारा घर में इसका कोई जरूरत नहीं। वह भीतर जाने लगा। जेनी ने उसकी राह छेक ली। अब लकी सर का मैसेज लाया। हम लोग को उसका कोई मैसेज वैसेज नहीं चाहिए। का हुआ रे भीखमा, इतना रात में कौन आ गया? बातचीत सुन दोखमा बाहर आया। बाबू, ये बोलती तम्मू मतलब भाई भेजा इसको। लकी पटोया, सोचकर मन की सूखी घास हरियाने लगी। मगर उसी क्षण आंखों में उभर आई उसकी वह छवि जिसने स्नेह के सारे तंतु नोच लिए थे। और बोल दे इसको लहुट जाए यहां से, हमको किसी का संदेशा नहीं मांगता। चल बेटा। उसने भीखमा का हाथ पकड़ा और भीतर चला गया। बड़ा आया संदेशा पठोने वाला। कौन का संदेशा आया रे? लखमा की यायो ने पूछा, लेकिन उसे जवाब न देकर वह बड़बड़ाया। जाने का बखत था, हमारा बारे में सोचा नहीं। अब इतना बरस बाद मया जागा उसका। किसका मया जागा? तू कौन का बात करता? लखमा का। और कौन का? मेरा लखमा संदेशा भेजा, कहती दरवाजे की ओर दौड़ी। नहीं, बाहर नहीं जाने का। मैं बोल दिया हमको उसका संदेशा नहीं मांगता। दोखमा ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। ऐसे कैसे? हमारा पिला होता वो। अपना हाथ छुड़ाया और बाहर लपकी। जेनी ऑटो में बैठने वाली थी। पीछे से उसका स्कर्ट खींचा। तू मेरा लखमा का संदेशा लाया? कहाँ बोला मेरा लखमा? जेनी ने देखा, एक जीर्णकाय काया सामने थी और उसकी आंखों में जुगनू झिलमिला रहे थे। जेनी ने कुछ देर पहले दोखमा की आंखों में भी एक लौक देखी थी, मगर वह क्षण भर में बुझ गई थी। जेनी दोनों लौक का अंतर समझ न सकी। नहीं समझ सकी कि वह लौक पिता के स्नेह की लौक थी, जिसे बेटे के उस फैसले की शीत ने क्षण मात्र में बुझा दिया था। लेकिन इन आंखों की लौक गोरसी में दबी ममता की लौक थी। सो संदेश की हवा पाकर और लहक उठी। बेटे का संदेश लेकर आने वाली जेनी इस समय उसके लिए बेटे से कतई कम न थी। सो उसका हाथ थाम उसे सीने से लगा लिया। देर तक लिपटाए रही, फिर चल भीतर चल। झोपड़ी में प्रवेश करते ही कुछ मूर्तियां नजर आईं। दीपक की क्षीण रोशनी में भी वो दमक रही थी। ये मेरा लखमा बनाया। वाव, अभी तक इतना सुंदर दिखता, लागता अभी बनाया। यायो इसको रोज सफाई करती, रंग उतरता तो रंग करती, पीछे खड़ी युवती ने कहा। जेनी ने देखा, एक स्त्री यायो के पीछे आ खड़ी हुई थी। उसे देख जेनी को लगा
जैसे उसने अपनी जवानी को जबरिया पीछे धकेल प्रौढ़ता ओढ़ ली हो। ये मेरा बहू, लखमा बहू, लखी सर का बहू, मानी मांदरी माँ। लखी सर तो बोला उसका इडर का लेडी, बट ये तो उसका फैमिली जैसा। सोचती जेनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक कुम्हलाई सी प्रतीक्षा ठहरी हुई थी। जेनी उस घर की मेहमान हुई। मांदरी के मन की मिट्टी तो अभी भी नम ही थी, सो वह अक्सर लखमा की बातें करती। उसके बारे में जेनी से पूछती। गांव में एक पहाड़ी थी जहां नेटवर्क मिलता था। वह उसे उस पहाड़ी पर ले जाती। जेनी लखमा से बात करती और वह चुपचाप उसकी आवाज सुनती। जेनी को आश्चर्य होता, अपनी उपेक्षा के बाद भी कोई किसी को इस कदर चाहे कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी बन उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ले। कैसे? सो उसने एक दिन पूछा। लखी सर बोलता, हमारा लोग में औरत को भी बराबर का राइट होता, वो भी दूसरा शादी बना सकता। पर तुम? लखी सर, तुम्हारा संग तो शादी भी नहीं बनाया, तब भी तुम। उसका वास्ता अपना लाइफ। मांदरी देर तक उसे देखती रही। वास्तव में वह उसे नहीं, अपने भीतर देख रही थी, अपना मन थहा रही थी। सो देर तक चुप्पी ही रही। फिर कभी कभी आपना नहीं इसका चलता, कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा। जेनी कुछ देर आवाक सी उसे देखती रही। प्रेम का यह रूप उसके लिए अविश्वसनीय था, लेकिन यहाँ अविश्वास के लिए कोई जगह ही कहाँ थी। सो ओ मादरी माँ, आई लव यू कहती उससे लिपट गई। घर के सब लोगों ने लखमा के संदेश को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दोखमा, उसे न तो लखमा का संदेश स्वीकार था और न ही जेनी। सो उससे कन्नी काटता रहता। जेनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उससे दूरी ही बनाए रखता। लेकिन जेनी, उसे तो उनसे चाहिए थी चुटकी भर वो माटी जो उसके लखी सर की गुरु दक्षिणा थी। सो वह मौका तलाशती रहती, घर और बाहर उनका संग धरने की कोशिश करती। सो जब दोखमा घर में होता, वह लखी की चर्चा चला देती। जेनी ने गौर किया, पहले लखी की चर्चा छिड़ते ही वह वहां से खिसक लेता। फिर उसका मन बदलने लगा। अब वह कनखियों से जेनी को देखता, न सुनने के बहाने से उसकी बातें सुनता। सो जेनी को भी सही मौके की तलाश थी और एक दिन वह मौका मिल गया। जेनी ने देखा, दोखमा एक मूर्ति को टक मारकर निहारे जा रहा था। कितना अच्छा मूर्ति है, दोखमा ने जवाब नहीं दिया। जेनी का हौसला बढ़ा। वह उसके करीब जा बैठी। लखी सर ने बनाया हो। कुछ देर खामोशी रही। फिर, ये जितना मूर्त है ना, सब मेरा लखमा बनाया। तेरे को मालूम, वो बहुत बड़ा कलाकार होता था। फिर अब तो वो, कहते आंखें पनिया आई। तुम लखी सर को बहुत प्रेम करता, वो भी तुमको बहुत प्रेम करता। सच्ची? मेरी को याद करता वो? यस, तुम्हारा लिए रोटा, माफी मांगा तुमसे, बहुत दुख करता, कोई मूर्त भी नहीं बना सकता। पगला है वो। कहते हुए आंखें उफनती भावनाओं को संभाल न सकी और आंसुओं की धार छूट चली। देर तक रोता रहा। फिर, वो मेरा पीला है, मैं तो उसको बहुत पहले माफ कर दिया। उसको बोलना अपना काम में मन लगाए। लखी सर बोला, मेरा बाबू, मेरा गुरु, उसका हाथ से चोटकी भर माटी मांग के लाना, वो ही मेरा माफी होएगा। वो मेरे से चोटकी भर माटी मांगता, तू जाके बोलना, मैं उसको अपना बस्तर का पूरा माटी देता। उसका कलाकार आगू बढ़े, गांव का नाम करे। मेरे को और का चाहिए? कहते आंखें फिर पनिया आई। नो, डोटे नहीं। जेनी ने दोखमा को अपने से लिपटा लिया। उस रात जेनी ने कॉल नहीं, वीडियो कॉल किया। लखी सर, बाबू का माफी मिल गया। और माती, तुम चोटकी भर माटी मांगा,
वो पूरा बस स्टॉप तुम्हारा नाम कर दिया। वो तुम्हारा लिए विश करता। उनका विश तुम हो, तुम वापस आ जाओ। और माधुरी माँ, बूढ़ भर पानी नहीं, अपना पूरा प्रेम दे दिया तुमको। तुम्हारा वाइफ बनके तुम्हारा घर में रहता। देखो, जेनी ने कैमरा घुमाया। अब स्क्रीन पर चेहरे नहीं, आंसू की धाराएं थी। न जाने कब तक धाराएं बहती रहीं। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मांद्री फिर भी स्क्रीन को निहारती रही। और लखमा, वह भी देर तक उस स्क्रीन को निहार ही रहा था जहां कुछ देर पहले उसकी देर तक निहारता रहा उसे। फिर उसके दृढ़ कदम मार्गरेट के रूम की ओर बढ़ चले। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।